नमस्कार, प्लस इफेक्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक के बारे में आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इसमें बहुत सारा एफर्ट लगा है मेरा, लेकिन मैं आपको बहुत कम समय में बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर करने की अपेक्षा रखता हूँ। आज का मुख्य जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, आजकल चर्चा विषय का बात है चैट जीपीटी और गूगल के द्वारा रिलीज किया गया बार्ड। चैट जीपीटी या बार्ड दोनों की विशेषता आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। चैट जीपीटी वास्तविक में है क्या? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट डेवलप किया गया है, जो कंपनी का नाम है ओपन एआई। इसको नवंबर में लॉन्च किया गया है और जीपीटी स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इसके दो वर्जन है, जीपीटी 3.5, जीपीटी 4, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के आधार पर बनाया गया है। आप इसका वेबसाइट चेक कर सकते हैं chat.openai.com/chat पर। अब ये कर क्या सकता है चैट जीपीटी? जैसे कि आप लोग अभी इन दिनों बहुत चर्चा का विषय है, तो हम इसके विषय में जानना चाहेंगे कि ये कर क्या सकता है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख सकता है, उसमें डिबग कर सकता है, मतलब उसकी गलतियों को आपके सामने ला सकता है। एक सेलिब्रिटी या किसी सीईओ के स्टाइल का मिमिक कर सकता है, आपके बिजनेस पिचेस को लिख सकता है, म्यूजिक को कंपोज कर सकता है, टेलीप्लेज कर सकता है, कहानियां सुना सकता है, स्टूडेंट के एसेज लिख सकता है, क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है, पोइट्री, सॉन्ग और बहुत सारे टास्क जो कि ये कर सकता है। अब विषय जान लेते हैं कि ये क्या नहीं कर सकता है। क्योंकि इसको रिलीज किया गया है नवंबर 2022 और ये एक प्री ट्रेन प्रोग्राम के आधार पर वर्क करता है, इसलिए इसके पास लिमिटेड नॉलेज है। क्योंकि इसको जो भी चीज़ बताया जाएगा ये उसी आधार पर आपको आउटपुट देगा, क्योंकि ये एक प्रोग्राम है जिसको बहुत सारे कॉन्वर्सेशन के आधार पर इसको ट्रेनिंग दिया जाता है और ये प्रोग्राम उस आधार पर आपको उत्तर देता है। तो इसके पास जो सितंबर 2021 के बाद के जितने भी इवेंट्स हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स या उसकी ट्रेनिंग इसके पास नहीं है, तो उसके बाद वाले इवेंट्स के पास इसका उत्तर आपको शायद ना मिले। और जैसा कि ये एक ट्रेंड प्रोग्राम है, इसको बार बार आप इनपुट्स के आधार पर डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के सिचुएशन के आधार पर आप इसको इनपुट और आउटपुट डिसाइड करते हो। इसलिए इसमें जैसा ट्रेनिंग रहेगा वैसा ही इसका आउटपुट रहता है। तो इसकी ट्रेनिंग में यदि कोई मिस्टेक हुआ तो ये वैसा ही रिपीटेटिव मिस्टेक आउटपुट में करेगा। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन इस जनवरी 2023 को 100 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर चुका है। जैसे कि हम सभी जानते हैं 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 100 मिलियन 10 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर इसके हो चुके हैं। आ जाते हैं गूगल के द्वारा रिलीज किया गया बार्ड। जैसे कि सभी जानते हैं कि गूगल को आजकल खतरा होने वाला है, इस चैट जीपीटी के आने से खतरा हो चुका है इनफैक्ट। तो इसमें सुंदर पिचाई जो सीईओ हैं गूगल के, उन्होंने सारी टीम को इस पे काम पे लगाया है कि वो भी एक ऐसा ही कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करें जो चैट जीपीटी को चुनौती दे सके। इसलिए उन्होंने गूगल असिस्टेंट, उनके वर्चुअल असिस्टेंट सभी को फोकस किया है कि आप जल्द से जल्द ऐसा कुछ निकालें और इसमें ऐड ऑन करें जो चैट जीपीटी को टक्कर दे सके। इसके लिए इन्होंने निकाला था बार्ड, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। बट इसके लॉन्च होते ही गूगल का बहुत मेजर चंक स्टॉक गिर चुका, मार्केट में गिर गया है। क्योंकि ये शायद लाइव जब लॉन्च हो रहा था उसमें एक क्वेरी का आंसर इसने गलत दे दिया, जो कि क्वेरी था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहाँ पे है, शायद इसका उत्तर इसने गलत दिया, जिसलिए लाइव स्ट्रीमिंग को प्राइवेट करना पड़ा और फिर गूगल का स्टॉक मार्केट में हेवी लॉस के साथ गिरा है। आप अभी इंडिया में इस साइट को लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आप इसका वेबसाइट चेक कर सकते हैं
मार्च 21 को इसका वेबसाइट लॉन्च किया गया है bard.google.com पर। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यदि अब ये दोनों विषय की महत्वता को देखा जाए और अभी इस आधार पर यदि हम लोग चर्चा करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि ये शब्द है आर्टिफिशियल और उसमें यदि जोड़ा गया है इंटेलिजेंस वर्ड, तो ये किसी भी एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर जो कि एक कंट्रोल्ड रोबोट के आधार पर हम मानते हैं, वो परफॉर्म करता है कोई भी एक्शन जो कि एक सामान्यतः एक ह्यूमन बीइंग जो अपने इंटेलिजेंस को यूज करके कोई टास्क करता है, उसी आधार पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी डिजिटल कंप्यूटर एक कंट्रोल्ड एक्शन करे जो कि उसका इंटेलिजेंस डिसाइड करता हो। तो ये एक एबिलिटी है डिजिटल कंप्यूटर का जो कि एक्शन करेगा सिमिलर काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग के तरह। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड आया है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिजेंबल करता है। इंटेलिजेंस वर्ड इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि ये सर्कमस्टेंसेस के साथ इसकी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी नए सर्कमस्टेंसेस में अपने आउटपुट को उस आधार पर मैच कर सके। लाइक यदि हमको ये कहा जाए कि मेरा आज का सर्कमस्टेंसेस ये है कि मैं अभी किसी जगह गया हूँ और यदि मैं उस जगह का प्लेस बदल दूं तो वो उसके आधार पर डिसाइड करे कि अब बेटर सॉल्यूशन क्या है उस जगह को अडेप्ट करने के लिए या उस सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए। अभी इंटेलिजेंस वर्ड बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन और लैंग्वेज। लर्निंग, जैसे कि आप जानते हैं हम सभी कुछ गलतियां करके कुछ सीखते हैं। लर्न बाय ट्रायल एंड एरर फर्स्ट मेथड है जिसमें आप कुछ ट्रायल करोगे, यदि उसमें गलती होगी तो आप कोशिश करोगे इसमें इम्प्रूवमेंट हो और उससे आप सीखते हो। सेम काइंड ऑफ मशीन भी इस तरीके से सीखता है। फिर होता है रीजनिंग, हम किसी भी चीज़ से इन्फरेंसेस ड्रॉ करते हैं कि यदि ये लाइन लिखा हुआ है तो इससे इन्फरेंस ड्रॉ करेंगे कि ऐसा हो सकता है और ये प्रोबेबिलिटी है कि ये होना चाहिए, और कभी कभार हम सर्टेन हो जाते हैं कि वो इन्फरेंसेस हमारा करेक्ट होगा। लाइक जैसे मैं अभी यदि ये कहूँ कि वो आदमी आज स्कूल नहीं गया, लेकिन यदि यही स्टेटमेंट को आगे मैं जोड़ दूं कि वो दो जगह होना चाहिए, या तो स्कूल या पार्क, तो आप कहेंगे यदि वो स्कूल नहीं गया तो पार्क में होगा। तो इसका मतलब है कि ये हमने इन्फ्रेंस बनाया। सेम ऐसा ही मशीन इन्फ्रेंस बनाता है। यदि इफ दिस इज नॉट येस देन व्हाट कैन बी द येस सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग तीसरा जो कंपोनेंट है इंटेलिजेंस वर्ड का, उसमें क्या होता है कि आप एक गोल को अचीव करने का ट्राई करते हो, पॉसिबल एक्शन ढूंढते हो जिससे कि एक गोल को अचीव कर पाओगे। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है, चाहे वो जनरलाइज प्रॉब्लम है चाहे वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। मशीन विल ट्राई टू जस्ट अचीव दैट सॉल्यूशन इन अ वेरी डिफिनेट एंड पर्टिकुलराइज्ड वे। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ह्यूमन बीइंग में भी होता है। ह्यूमन बीइंग भी आप देखिएगा कि हम लोग सभी प्रयास करते हैं किसी प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन ढूंढने का, तो ये इंटेलिजेंस वर्ड का एक कंपोनेंट है। परसेप्शन इज फोर्थ वन। इसमें क्या होता है कि आप अपने सेंसरी ऑर्गन्स, जैसा कि एक ह्यूमन बीइंग सेंसरी ऑर्गन्स का प्रयोग करके एटमॉस्फेयर को रीड करता है और उसके हिसाब से वो उस सीन को, एटमॉस्फेयर को डिकम्पोज करता है सेपरेट ऑब्जेक्ट्स में, तब वो उसको रिलेट करता है कि उनका रिलेशनशिप क्या है और मैं किस तरह से एक्शन ले सकता हूँ। सेम काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपने एटमॉस्फेयर, अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करके उसको रीड करेगा, उसको सेपरेट करेगा छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स और छोटे छोटे सेपरेट यूनिट्स में, तब वो उस पर एक्शन लेने के लिए रेडी होगा, क्योंकि वो उसको परसेप्ट कर चुका है कि हाँ इस तरीके से मुझे अब इन सभी यूनिट्स पे काम करना है। जैसे हम लोग अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर पाते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वो रिलेट कर पाएगा। नाउ द last aspect of component of intelligence is language, a system of signs having meaning by convention. लैंग्वेज किसी भी चीज को समझने के लिए एक सिस्टम ऑफ साइन होता है। लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स आप देख सकते हैं, कहीं पे आप साइन जो कि एक
एक लैंग्वेज है, लाइक बहुत सारे डेफ पर्सन और जो नहीं सुन पाते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आपने देखा होगा कि साइन लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। तो ये एक सिस्टम ऑफ साइन होता है। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी आप देखिएगा, वो एक साइन है जिसका वो कलेक्शन है, वो एक उसका सिस्टम बना हुआ है। आप यदि उसको उस तरीके से रीड करिएगा तो आप अंडरस्टैंड कर पाइएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। सेम मशीन के लिए भी इंटेलिजेंस वर्ड में एक ये कंपोनेंट है लैंग्वेज, जिसको वो पढ़ के ये समझ पाता है कि उसको एक्शन क्या लेना है। तो ये तो बात हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब आप लोगों के मन में ये जरूर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसको फर्स्ट किसने बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा क्या जरूरत पड़ा जो लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने का रिक्वायरमेंट महसूस हुआ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग जिनका नाम है, ये एक यंग ब्रिटिश जो मैथमेटिकल मतलब लाइक मैथमेटिक्स में बहुत एडवांस इनका नॉलेज था, इनके जो भी मैथमेटिकल अप्रोच थे वो बहुत यूनिक थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया यदि ह्यूमन यूज करता है इंफॉर्मेशन और रीजन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और वो उसके बाद एक डिसीजन बना पाता है, तो क्यों नहीं मशीन भी सेम चीज करे। यदि उसको इंफॉर्मेशन और रीजनिंग दे दिया जाए तो वो भी शायद हो सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसी के तहत उन्होंने 1950 में कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस पेपर सबमिट किया, जिसमें फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके दिमाग में ये चीज़ आया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज़ है, लेकिन वो उसको आगे तक नहीं ले जा पाए क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। कंप्यूटर उस टाइम बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था। उस टाइम की चीज़ों में 1938 1948 में साइंस फिक्शंस में ये चीज़ें दिखाई जाती थी, लेकिन ये वास्तविक रूप में लाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव था। कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ें वर्क करती है, जैसे ह्यूमन बीइंग को ये पता हो कि क्या करना है और क्या वो कर चुके हैं, ह्यूमन बीइंग ये समझ सकता है। बट कंप्यूटर के अंदर ये प्रॉब्लम था कि उनको यदि कोई कमांड दिया जाता है, उनको ये पता है कि ये क्या करना है, बट उनको ये याद नहीं रहता है कि उन्होंने क्या किया। तो ये दो बातें हैं जो कंप्यूटर के विषय में महत्वपूर्ण होती हैं, और इस दोनों पे काम करना बहुत एक्सपेंसिव हो सकता था, उसमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये प्रोजेक्ट को आगे लाने में, फंडिंग और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा कठिनाई हुआ। अब आ जाते हैं 1955 में, जहाँ पे एक लॉजिक थ्योरिस्ट फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को आविष्कार किया गया। ये लॉजिक थ्योरिस्ट करके प्रोग्राम था जो 1955 में पब्लिश हुआ। 1956 यदि हम चर्चा करें, 1956 ईस्वी में डार्टमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि पब्लिश हुआ, मैकार्थी उन्होंने फर्स्ट टाइम, एक मैकार्थी साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये इमेजिन किया कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे भविष्य में ला सकते हैं। लेकिन मैकार्थी के पास ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी भी लोगों को पूरा विश्वास नहीं था कि ये प्रोजेक्ट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कोई चीज़ भविष्य में आने में सक्षम होगा, और इस पे जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा तो हम लोग इसमें सक्सेसफुल होंगे। मैकार्थी के बाद 1965 में मूर्स लॉ, जिन्होंने ये एक लॉ है जो डिस्क्राइब करता है कि मेमोरी और स्पीड कंप्यूटर का हर साल डबल हो जाएगा। ये बात आप अनुमान लगा सकते हैं कि हर साल डबल होने का मतलब है कि मेमोरी और स्पीड दोनों चीज़ डबल हो जाएगी। और उनके आधार पर यह भी था कि और डिवाइसेस, जो आने वाले डिवाइसेस होंगी, वो बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत छोटी और बहुत स्पीड उनका बढ़ा हुआ होगा, जो कि आज हम लोग प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में आने की कगार के साथ साथ कैसे आज तक प्रोग्रेस में है। ये आपको कुछ विषय देने की कोशिश की है मैंने कि ये कैसे ये आगे बढ़ता हुआ आया है। अब यदि देखा जाए कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आज हम लोग देख पाते हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने अभी जाना, चैट जीपीटी, गूगल का बार्ड, बहुत सारे एप्लीकेशंस बन चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ह्यूमन रोबोटिक्स में बात किया जाए तो
सोफिया करके एक रोबोट है जो अभी भी बहुत सक्सेसफुल रोबोट, ह्यूमन रोबोट माना जाता है। इवन यदि इलॉन मस्क का एक स्टेटमेंट देखा जाए तो इलॉन मस्क ने कंपेयर किया है कि उनकी टेस्ला कार एक रोबोट है जो व्हील पे चलता है। ही सेज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनाइड रोबोट्स विल इवेंचुअली आउट नंबर पीपल। कुछ दिन ऐसा आएगा जब ह्यूमन रोबोट्स पीपल को आउट नंबर कर देंगे। आप ये बात समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल रोबोट जो कि एक ह्यूमन को रिजेंबल करता है, आगे ह्यूमन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने की क्षमता उसके अंदर आ सकती है। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बात पे काम कर रहा है। लेकिन यदि विषय गंभीर रूप से समझा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बहुत सारा इश्यूज भी है। यदि हम और आपको यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करता है, ह्यूमन रोबोट यदि आ जाता है भविष्य में, तो हम लोगों के लिए अपना एक पर्सनल वर्थ का खतरा है। आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे जॉब, इवन 60% ऑफ जॉब जिसमें कि बहुत सारा कंपोनेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा कर सकता है, 60% ऑफ जॉब्स में बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं इसमें बहुत खतरा है कि हम और आप जब जॉब कर रहे हैं वो जॉब हमसे छीन जाए। इवन 5% जॉब तो ऐसा है जो कि फुली ऑटोमेटेड हो सकता है। तो आप समझिए यदि आप और हम बेरोजगार हो जाएंगे तो इस स्थिति में हम लोगों का अपना पर्सनल वर्थ का खतरा है कि हम लोग आखिर कर क्या सकते हैं और हमारा वर्थ क्या है इस टेक्निकल वर्ल्ड में। दूसरा, या बहुत सारा, अभी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी बहुत चीज़ें ओवरकम करनी है, बहुत डिफ़िकल्टीज को ओवरकम करना है। इसमें पहला चीज़ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसके पॉलिसीज़, इसके इम्प्लीमेंटेशन, इसमें बहुत सारे अभी नियम बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे हम लोगों को बहुत चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इसका जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो कि नया कंटेंट बनाएगा, अपने किए हुए पास्ट जो भी उसने परफॉर्म किया है उसके आधार पर नया कंटेंट कैसे बनाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट चैलेंजेस है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये जनरेटिव एआई एक टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो अपने पास्ट पैटर्न को देख के लर्न करता है और नए में इम्प्लीमेंट करेगा, जो कि आज चल रहा है। ये चीज़ चाहे चैट जीपीटी हो चाहे वो बार्ड हो, ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग पास्ट परफॉर्म, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पास्ट एक्शन जो भी परफॉर्म कर रहा है उसको याद रख के वो नेक्स्ट अपने एक्शन को डिज़ाइन कर सके। दूसरा एस्पेक्ट है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आप लोगों को, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके फ्यूचरिस्टिक वर्जन, कि ये जॉब्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, जॉब्स को कैसे बढ़ाएगा, या हम लोगों के लिए ये खतरनाक हो सकता है। आप ये विषय जान सकते हैं कि यदि सपोज करिए कि ये बहुत, यदि फ्यूचर में इसने अपना मतलब बहुत ज़्यादा इसने प्लेस कर लिया हमारे जॉब्स वाले रीजन में, तो आप ये जान के हैरान होंगे कि ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीम इनइक्वालिटी डेवलप कर देगा। चाइना और नॉर्थ अमेरिका, आप जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट का यदि इसकी बात करें तो हम लोग समझ सकते हैं कि चाइना और नॉर्थ अमेरिका केवल 70% ऐसे इकोनॉमी, 70% इन लोगों का ग्लोबल जो इम्पैक्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो इन दो कंट्री पे डिपेंड करता है। तो मतलब 70% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एआई वुड बी ऑन दिस कंट्री, ऑन दीज कंट्रीज लाइक नॉर्थ अमेरिका एंड चाइना। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि ये कितना गंभीर विषय हो सकता है कि सिर्फ दो कंट्री जिनके पास इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्यूमुलेशन होगा, बाकी कंट्रीज के पास नहीं है, और वो इस तहत बहुत पीछे रह जाएंगी। दूसरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि पोलराइज्ड हो जाएगा व्यू पॉइंट। जो भी क्रिएटर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो उसमें फीड कर रहा होगा, वो अपने व्यू पॉइंट रख सकता है। क्रिएटर के बहुत सारे पोर्शंस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगा कि इसका क्रिएटर कैसा है। जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फीडिंग होगी, जैसा उसका ट्रेनिंग होगा, उस तरीके से उसका व्यूज पोलराइज्ड हो जाएगा। वो जो दिखाएगा आपको, आप उस तरीके से उसमें ट्रैप होंगे, उस तरीके से आपके व्यू पॉइंट्स भी बनेंगे। तो बहुत सारा पोलराइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक इसके पास एक चैलेंजेस है कि पोलराइज्ड व्यू पॉइंट्स कैसे बायस्ड ना हो, कैसे पोलराइज्ड ना हो। और आप
हो सकता है आप और हम इस पोलराइजेशन में लिमिटेड एक्सेस कर पाएँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्योंकि वो हम लोगों को और व्यू पॉइंट्स के बारे में ना जानकारी मिले, क्योंकि जिस चीज़ पे हम समय बिताएंगे वैसा ही व्यू पॉइंट हमारा भी बनेगा, वैसे ही चीज़ें हम भी देखना चाहेंगे। तो जैसा इसका फीडिंग होगा, जैसा इसका यूसेज होगा, वो लिमिटेड हो जाएगा। तो पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, ये एक दूसरा चैलेंज है। तीसरी और महत्वपूर्ण जो कि इसमें ऐसा पॉलिसी बनाना पड़ेगा जो एथिकल हो, जो कि सारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे, उनके पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ ध्यान रखे। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्रैक्टिसेस ऐसा होना चाहिए जो कल्चरल और वहाँ के लोकेशन के आधार पर उनके एथिकल वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करे। उसमें एथिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो कि किसी को भी डिसरिस्पेक्ट या उस तरीके के प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो कि फीजिबल हो, जो उस इंडस्ट्री पे काम कर सके, जो उस कल्चरल और जो उस लोकेशन के वैल्यूज़ को के साथ कोहेरेंट हो। और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, जैसे इसका आउटकम डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी ये चीज़ बताया हुआ है। तो मैं इस पूरे जानकारी के आधार पर इतना ये समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत चीज़ों पे ध्यान देना होगा। लाइक जो भी पॉजिटिव एप्लीकेशंस है उसको तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च को आगे बढ़ाना होगा, और जो भी इसके नेगेटिव एप्लीकेशंस है उसको बैन करने की ज़रूरत है, जिससे आगे वो कभी भी नेगेटिव इफेक्ट ना दे, लाइक डिस्क्रिमिनेटरी इफेक्ट ना हो, किसी जेंडर, कास्ट या किसी भी तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को आप प्रमोट ना करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट ना करे, ये चीज़ हम लोगों को ध्यान देना होगा, और ये सभी क्रिएटर और सभी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ ध्यान देने का है। जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा कि ये हमारे फ्यूचर के साथ बहुत स्टेबलाइज फॉर्म में आगे कोहेरेंट फॉर्म में और बहुत ही हम लोगों के लिए पॉजिटिव सॉल्यूशंस डेवलप करें, ना कि नेगेटिव इम्प्लीकेशंस को पैदा करे। इसी के साथ मेरी आप लोगों से इसी चीज़ पे डिस्कशन, जो कि मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का टॉपिक रहा है, मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को जानकारी देने का जो मेरा प्रयास है उसमें मैं कहीं हद तक सक्षम हो पाया हूँ। आगे और कोशिश करूँगा कि भविष्य में आपको और इसके बारे में जैसे जैसे मुझे एडवांस जानकारी मिलेगा मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।